दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में आपको सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म 6A के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि ये फॉर्म कैसा रहेगा, कितने यहाँ पर पार्ट्स रहेंगे और कौन कौन सी जानकारी एक सरकारी कर्मचारी को इस एप्लीकेशन फॉर्म में भरनी है, कैसे ये फॉर्म आपको भरना है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि पहले जहां एक सरकारी कर्मचारी को अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए 9 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होते थे, तो यहाँ पर प्रोसेस काफ़ी लंबी हो जाती थी, काफ़ी दिक्कतें कर्मचारी को आती थी। तो उन सभी एप्लीकेशन फॉर्म को एक सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म में सरकार के द्वारा मर्ज कर दिया गया है और अब एक नया एप्लीकेशन फॉर्म 6A जारी किया गया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म अब सभी कर्मचारियों के लिए लागू हो जाएगा और इसी के आधार पर अब कर्मचारियों की पेंशन शुरू की जाएगी। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसा रहेगा, कौन कौन सी जानकारी आपको इसमें देनी होंगी, इसके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो फॉर्म 6A है इसमें टोटल 8 पार्ट्स रहेंगे, यानी कि यहाँ पर 8 पार्ट्स हैं। इन 8 पार्टों को आपको भरना होगा। तो पहला जो पार्ट है वो यहाँ पर है कि सेवानिवृत्त होने वाले या फिर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के कार्यालय अध्यक्ष द्वारा भी प्राप्त की जाने वाली विशिष्ट, यानी कि जो पार्ट क्या है ये भरना है सरकारी कर्मचारी का जो विभाग अध्यक्ष है उसके द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहले सरकारी कर्मचारी का फोटो लगाना होगा। उसके बाद में यहाँ इस जो पार्ट ए का फर्स्ट पोर्शन है यहाँ पर सरकारी कर्मचारी का विवरण देना होगा, जिसमें कर्मचारी का नाम, उसका पद नाम और रैंक रहेगा, कर्मचारी की जन्मतिथि देनी होगी। उसके बाद में सेवानिवृत्ति की तारीख भरी जाएगी। फिर कर्मचारी का गृह मंत्रालय और विभाग यहाँ पर भरा जाएगा। कर्मचारी का पैन नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा, आधार नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा और उसकी राष्ट्रीयता यहाँ पर लिखी जाएगी। उसके बाद में इसके सेकंड पार्ट में जो है भविष्य में पत्राचार के लिए सेवानिवृत्ति के बाद का पता इसमें देना होगा। तो उसमें मकान, फ्लैट नंबर और बिल्डिंग का नाम, सारा जो एड्रेस है वो पार्ट 2 में भर देना है। उसके बाद में थर्ड में यहाँ पर बैंक का विवरण, जिसके माध्यम से पेंशन आहरित की जानी, यानी कि उस बैंक का पता जिससे रिटायरमेंट के बाद में पेंशन लेनी है। तो यहाँ पर खाता का प्रकार क्या रहेगा, एकल खाता है या फिर पति या पत्नी के साथ में संयुक्त है, खाता नंबर क्या रहेगा, बैंक का नाम क्या है, उसका IFSC कोड क्या है और शाखा का पता क्या है। तो ये यहाँ पर पार्ट 3 में बैंक की जानकारी देनी होगी। पार्ट ए के पार्ट 4 में, यानी कि सब पार्ट 4 में सेवानिवृत्त होने वाले या फिर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की ओर से इस प्रारूप को जमा करने के लिए नियम 57(3) के अधीन प्राधिकृत सरकारी कर्मचारी के कुटुंब का ब्यौरा। तो यहाँ पर उसका नाम, आधार संख्या, फ्लैट नंबर, ग्राम डाक, सब ये जानकारी भर देनी है। और उसके बाद में यहाँ पर ये खास तौर से उनके लिए है जो कि अपनी पेंशन का कम्यूटेशन करवाना चाहते हैं, उनके लिए। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि मैं अपनी पेंशन का कितना %, यानी कि आप अब 40% या 30% केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021 के अधीन केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन सारांशीकरण नियम 1981 के अनुबंधों के आधार पर सारांशीकृत करने की वांछा करता हूँ। यानी कि आपको यहाँ पर ये रिक्वेस्ट देनी है कि मुझे अपनी पेंशन का कम्यूटेशन करना है। तो उसके बाद में जानकारी आपको भर देनी है। फिर यहाँ पर आपको ये देना होगा कि उपदर्शित करें कि क्या कुटुंब पेंशन किसी अन्य स्रोत से भी अनुदेय है, सैन्य या राज्य सरकार या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन निधि, या हाँ या ना, यानी कहीं यदि आप और जगह से पेंशन प्राप्त करना है तो आपको यहाँ पर देनी है। साथ में रहेगा कि क्या सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय या फिर न्यायिक कार्यवाही लंबित है, यदि हाँ तो उसे जुड़ी हुई जानकारी क्या है वो भी यहाँ पर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा कि क्या सरकारी कर्मचारी कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से कार्यालय में पेंशन संदाय आदेश यानी कि PPO प्राप्त करना चाहता है, हाँ या नहीं, ये यहाँ पर देना है। उसके बाद में जो भी लागू हो वो घोषणा यहाँ पर आपको करनी है कि जो भी एप्लीकेबल है ये घोषणा यहाँ पर आपको कर देनी है। उसके बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको लगाने हैं, तो जो भी एप्लीकेबल है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में शुरू होता है यहाँ पर पार्ट B, पार्ट 6 जो बोलते हैं कुटुंब के सदस्यों का विवरण। तो ये यहाँ पर आपको
देना है। इसमें पार्ट 2 में फैमिली की डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी है, जिसमें पति पत्नी सहित कुटुंब के सभी सदस्यों, चाहे वो कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो या फिर नहीं हो, जो जीवित हैं उनकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। चाहे उन्हें फैमिली पेंशन मिले या फिर ना मिले, लेकिन जानकारी पूरी देनी है। कुटुंब के किसी सदस्य की निःशक्तता या वैवाहिक परिस्थिति में परिवर्तन के विषय में तथ्य को भी टिप्पणी स्तंभ में उपदर्शित किया जाए। यानी कि यदि फैमिली पेंशन पाने का कोई हकदार है, फिर विवाहित या फिर अविवाहित स्थिति उसकी जो भी है वो यहाँ पर आपको देनी है। और पति पत्नी और पति में न्यायिक रूप से पृथक पत्नी और पति सम्मिलित होंगे, तो ये यहाँ पर आपको जानकारी दे देनी है पूरे फैमिली मेंबर्स की, जिसमें उसका नाम रहेगा, जन्म तिथि रहेगी, दिन मास और वर्ष, उसका आधार नंबर, सरकारी कर्मचारी के साथ क्या उसका रिलेशन है वो देना होगा, वैवाहिक परिस्थिति क्या है वो यहाँ पर देनी है, और टिप्पणी यहाँ पर आपको देनी है कि इसको फैमिली पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, कौन यहाँ पर दिव्यांग है या फिर है, जो भी स्टेटस है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। तो ये आप जरूर दें। और उसके बाद में कुछ टिप्पणी यहाँ पर है कि सेवा पुस्तिका में शामिल नहीं किए गए नए नाम जोड़े जाने के मामले में जन्म तिथि का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यानी कि यदि कोई फैमिली मेंबर जिसका कि नाम सर्विस बुक में नहीं है, यदि उसका नाम यहाँ पर आप जोड़ना चाहते हैं तो उसका आपको जन्म तिथि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और यदि सरकारी कर्मचारी और उसके पति या पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रारूप 6A प्रस्तुत किया जा रहा है, तो सरकारी कर्मचारी द्वारा पहले से प्रस्तुत कुटुंब के सदस्य के विवरण में जोड़ा जाएगा और कुटुंब के सदस्य के विवरण में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात, इसका आप ध्यान रखें। उसके बाद में इसका पार्ट बी का जो सेकंड पार्ट है कि ख2, तो यहाँ पर क्या यहाँ पर कहा गया कि क्या उपरोक्त अनुसार कुटुंब के किसी सदस्य को कुटुंब पेंशन के लिए सह प्राधिकृत किए जाने का प्रस्ताव है, अर्थात स्थायी रूप से निःशुल्क बालक, आश्रित माता पिता, स्थायी रूप से निःशक्त भाई बहन, नियम 63(1) और 79(2), हाँ या नहीं। तो जो भी एप्लीकेबल है वो यहाँ पर आपको जानकारी देनी है उसकी। तो जो भी सदस्य फैमिली पेंशन पाने के लिए आप जिनको ऑथराइज करना चाहते हैं उसकी जानकारी आपको देनी है, उसका फोटो लगाना है। उसके बाद में ये भी जानकारी यहाँ पर आपको देनी है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी है। उसके बाद में पार्ट 2 का ही जो 3 है उसमें आपको जानकारी देनी है कि यदि सह प्राधिकृत किए जाने वाला कुटुंब का सदस्य मानसिक मंदता सहित किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रसित है तो संरक्षक और नाम निर्देशिका का विवरण यहाँ भी लागू हो। तो यदि जो फैमिली मेंबर है जो कि फैमिली पेंशन प्राप्त करने वाला है, यदि वो मानसिक रूप से विकलांग है, तो जो जिसको भी आप नॉमिनेट कर रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको लगाने पड़ेंगे इसके साथ में। तो इसके लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्न संलग्न है। तो 2 नमूना हस्ताक्षर, पहचान का प्रमाण पत्र, पेंशन भोगी के साथ संबंध का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि दर्शाने वाला अन्य प्रमाण पत्र, स्थायी पते के प्रमाण पत्र के साथ संरक्षक के फोटो आईडी प्रूफ की एक प्रति और संरक्षक के 2 नमूना हस्ताक्षर, ये यहाँ पर आपको देना है यदि आप किसी को नॉमिनेट करते हैं अपने बच्चों को फैमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए। और यदि संरक्षक हस्ताक्षर नहीं कर सकता है तो नमूना हस्ताक्षर के स्थान पर दस्तावेज पर अपने बाएं और दाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा। कुटुंब पेंशन के दावे के समर्थन में आय के संबंध में अंतिम आयकर रिटर्न जिसके न होने पर एसडीएम से प्रमाण पत्र, जिसके न होने पर आय के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज भी लगाना होगा। तो ये पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट हुआ। उसके बाद में पार्ट 3 यहाँ पर है कि उपदान, सामान्य भविष्य निधि और केंद्र सरकार द्वारा समूह बीमा योजना के लिए सामान्य नाम निर्देशन का प्रारूप, यानी कि जो यहाँ पर ग्रेच्युटी है, जीपीएफ का पैसा है और जो ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा है उसके लिए पार्ट 3 में डिटेल्स यहाँ पर भरनी होगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई उपदान जिसका भुगतान केंद्रीय सिविल पेंशन नियमावली 2021 के नियम 44 और नियम 45 के अधीन प्राधिकृत किया जाए, यदि कोई रकम जो मेरे सामान्य भविष्य निधि के खाते में जमा हो और यदि कोई रकम जो केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना 1980 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा सह स्वीकृत की जाती है, उसके लिए यहाँ जानकारी आपको देनी है। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स की लाभ का जो प्रकार है यानी कि ग्रेच्युटी वो यहाँ पर आपको देनी है,
सामान्य भविष्य निधि के लिए डिटेल्स देना है, और समूह बीमा योजना का जो डिटेल्स है वो भी यहाँ पर आपको देना है। तो यहाँ पर नाम, निर्देशिती का नाम, जन्म तिथि और पता, किसको कितनी मिलनी है, कर्मचारी के साथ में क्या रिश्तेदारी है वो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद में कि कितना परसेंटेज यहाँ पर इस व्यक्ति को मिलना चाहिए वो यहाँ पर आपको देना होगा। तो ये एप्लीकेशन जो प्रारूप है वो यहाँ पर आपको देना होगा। इसके बाद में चौथा पार्ट यहाँ पर आता है, ये डील करता है कि पेंशन के बकाया और पेंशन के सारांशीकरण के लिए सामान्य नाम निर्देशन प्रारूप। यदि पेंशन का कोई एरियर मिलेगा और कम्यूटेशन की जो वैल्यू है उसके लिए प्रारूप में आपको जानकारी भरनी है। तो पेंशन के बकाया का संदाय नाम निर्देशन नियम 1983 का नियम 5 और केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन सारांशीकरण नियम 1981 का नियम 7 इसके लिए देखना होगा। तो ये पेंशन का बकाया केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन सारांशीकरण नियम 1981 के अधीन संदेह पेंशन का सारांशीकृत मूल्य यानी कि जो कम्यूटेड वैल्यू है उसके लिए यहाँ पर आपको डिटेल्स देनी होगी सभी फैमिली मेंबर्स की जिनको कि आप नॉमिनेट करना चाहते हैं इस बेनिफिट के लिए, जिसमें पेंशन का सारांशीकृत मूल्य और पेंशन का बकाया इसको कितना मिलेगा वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी है। उसके बाद में इसका अगला पार्ट आता है यहाँ पर कि जो ई वाला पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी आसूचना या सुरक्षा संबंधी संगठनों में कार्य कर चुके सरकारी कर्मचारी द्वारा वचनबद्ध। तो यहाँ पर इसके लिए आपको नियम 7 के उपनियम 4 का खंड ख देखना होगा। तो यहाँ पर कि मैं कर्मचारी का नाम लिखना होगा, संगठन का नाम, ऑफिस का नाम लिखना होगा और यहाँ पर कब से लेकर कब तक आपने कितनी अवधि के लिए किस पद पर काम किया है वो यहाँ पर घोषणा करनी है। घोषणा करने के बाद में जो भी आपको कर देना है, मांगा गया है सारी जानकारी यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है आपका 7वां नंबर 6, जिसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेने या नियत चिकित्सा भत्ता के लिए विकल्प यानी कि आपको CGHS का फायदा लेना है या फिर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का फायदा लेना है, उसके संबंध में इस फॉर्मेट में आपको जानकारी भरनी है। तो मैं निम्नलिखित सुविधा के लिए विकल्प देता हूं। मैं केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के क्षेत्र के भीतर निवास करूंगा और केंद्र सरकारी स्वास्थ्य योजना का लाभ लूंगा, यस या नो जो भी है वो आपको भर देना है। मैं केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना क्षेत्र के भीतर निवास करूंगा किंतु केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं लूंगा, मैं समझता हूं कि मैं नियत चिकित्सा भत्ता के लिए पात्र नहीं होऊंगा, ये भी आपको यस या नो जो है वो भर देना है। तो ये आपको CGHS और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के लिए प्रारूप है जिसमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको भर देनी है। उसके बाद में लास्ट में आपको करना डिक्लेरेशन यानी कि वचनबद्ध। तो सेवा में शाखा प्रबंधक, मेरे अनुरोध पर आपके पास मेरे खाते में प्रत्येक मास जमा करके मुझे पेंशन और फैमिली पेंशन का संदाय करने के लिए सहमत होने पर यह सारा पढ़ के आपको ये कंप्लीट कर लेना है और लास्ट में कर देना है आपको सत्यापन। तो मैं प्रमाणित करता हूं कि इस प्रारूप के बिंदु क से 6 तक मेरे द्वारा दिए गए विवरण और घोषणाएं मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य हैं। दिनांक और स्थान सरकारी कर्मचारी का जो भी आप सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको करना है और उसके बाद में सरकारी सेवा के ऊपर दिए गए ब्यौरे सत्यापित किए गए और सही पाए गए। तो ये आपका जो कार्यालय अध्यक्ष है उसके हस्ताक्षर रहेंगे, स्टाम्प लगेगा, वो अपना दिनांक और यहाँ पर जगह का नाम लिखेगा। उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हैं कि फॉर्म 6 के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर। तो 2 नमूना हस्ताक्षर यानी कि 2 स्पेसिमेन सिग्नेचर आपको लगाने हैं जो कि पृथक सीट में प्रस्तुत किए जाए, यानी कि 2 अलग अलग सीट में आपको 2 स्पेसिमेन सिग्नेचर लगाने हैं। यदि दावाकर्ता अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकता तो उसे नमूना हस्ताक्षर के स्थान पर दस्तावेज पर अपने बाएं और दाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा। पति और पत्नी के साथ संयुक्त फोटोग्राफ की 3 प्रतियां, यदि पति या पत्नी के साथ संयुक्त फोटोग्राफ प्रस्तुत करना संभव नहीं है तो स्वयं के और पति या पत्नी के ऐसे परिवार के सदस्य या सदस्यों के फोटोग्राफ की 3 प्रतियों के साथ अलग अलग फोटोग्राफ जिनके नाम सह प्राधिकृत कुटुंब पेंशन भोगी के रूप में पेंशन संदाय आदेश में शामिल किए जाने
फोटोग्राफ कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। चौथा डॉक्यूमेंट यहाँ पर कि अनुभव के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप और पैन कार्ड की फोटोकॉपी। तो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको 6A के साथ में लगाने हैं। इसके बाद में ही आपकी पेंशन प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों ये एक नया डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद में नीचे यहाँ पर पूरा फॉर्म 6A इंग्लिश में दिया हुआ है। तो जो भी आपके लिए इजी लैंग्वेज है उस एप्लीकेशन उस फॉर्मेट में आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें, आसानी से भरें। और आपको बता दें कि ये आदेश या फिर ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी कॉपी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर इसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर इसे डाउनलोड करें, अपने पास में रखें, क्योंकि आपसे आगे इसी सिंगल पेंशन फॉर्म में पेंशन एप्लीकेशन लिए जाएंगे और पेंशन को सैंक्शन किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके फायदे की रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे।